लेक्चर 26 अजीब लड़की। उस अनजान लड़की ने जो कहा था उसे सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो कहता है, क्या बोल रही हैं आप? खून और मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं कोई खूनी नहीं हूँ। सामने वाली लड़की कहती है, अरे मिस्टर प्रतीक एंथनी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, किस तरह आपने उन तीनों को मारा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। प्रतीक कहता है, शायद आपने कोई गलत इंसान को कॉल लगा दिया है। लड़की कहती है, अरे रे, आपको मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा चलिए, आप अपने फ़ोन को आगे कीजिए और देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रतीक जब अपना फ़ोन आगे करता है तो अचानक उसके फ़ोन में एक वीडियो चलने लगता है जिसमें प्रतीक उन तीनों के गर्दन पर मारकर उन्हें बेहोश कर रहा था। प्रतीक ये देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है आखिर? वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे में तो मैं आया ही नहीं होऊंगा। जिस एंगल से यह रिकॉर्ड किया गया है वहाँ तो कोई कैमरा था ही नहीं जहाँ तक मुझे याद है। प्रतीक वीडियो के खत्म होते ही एक बार फिर से फ़ोन को कान के ऊपर लगा लेता है। सामने से आवाज़ आती है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ ऐसा कोई कैमरा था ही नहीं, लेकिन वहाँ एक सीक्रेट कैमरा था जिसमें ये सब रिकॉर्ड हुआ। प्रतीक समझ चुका था कि उसका राज जिसे अब तक पुलिस वाले और कॉलेज वाले पता नहीं लगा पाए थे वह एक अनजान लड़की ने पता लगा लिया था। वह जो कोई भी लड़की थी वो प्रतीक के लिए एक खतरा थी। प्रतीक कहता है, क्या चाहती हो तुम? वो लड़की कहती है, आपको। प्रतीक कहता है, क्या बकवास है? लड़की कहती है, मेरा मतलब है कि आपके सोच से आप जान चुके हैं कि इंसाफ ऐसे नहीं मिलता है। इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को नहीं मिलता है। आप कानून से ऊपर उठकर खुद ही इंसाफ कर रहे हैं। मैं आपके इस काम में आपका साथ देना चाहती हूँ। प्रतीक कहता है, क्यों देना चाहती हो? मैं बस बदला ले रहा हूँ अपने दोस्त का। लड़की कहती है, क्यों ना हम मिलकर बात करें मिस्टर? प्रतीक कहता है, मेरे कॉलेज को आइसोलेट कर दिया गया है। लड़की कहती है, आपका आइसोलेशन हट गया है। आपको तो पता ही होगा। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आप बाहर तो आ ही सकते हैं। उस मॉल के बगल वाले रास्ते में अंदर के साइड एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ मिले कल दोपहर में। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? लड़की कहती है, उसकी क्या जरूरत है? मैं तो आसानी से आपको पहचान सकती हूँ। तो आप आएंगे न? प्रतीक कहता है, ठीक है आता हूँ। प्रतीक कॉल रखते हुए कहता है, इतनी सावधानी से काम करने के बावजूद किसी लड़की ने मेरा राज खोल दिया। उसने मॉल को हैक किया, मतलब वह एक बड़ी और अच्छी हैकर है। उससे मुझे मिलना ही पड़ेगा, वरना अगर उसने कुछ लीक कर दिया तो उसके बाद मैं सात्विक तक को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा तो बाकियों को क्या इंसाफ दिला पाऊंगा। अगली सुबह जब प्रतीक उठता है तो ऋषि कहता है, मैं जा रहा हूँ घर। संकेत भी कहता है, मैं भी घर जा रहा हूँ। प्रतीक कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? ऋषि कहता है, फोन देखो। प्रतीक जब फोन देखता है तो कहता है, यह क्या है आखिर? कॉलेज को क्यों बंद किया गया है? संकेत कहता है, ब्रेक मिला है यार, पूरे 15 दिन का। क्यों मिला ये तो पता नहीं, लेकिन मिला तो सही। प्रतीक कहता है, हाँ लेकिन ये बताओ कि आखिर हॉस्टल को क्यों बंद किया जा रहा है? सबको जाने का ऑर्डर क्यों दिया गया है ये बताओगे? धमकी लग रहा है देखने से। संकेत कहता है, क्या कर सकते हैं? लगता है इलेक्शन से लेकर उसके रिजल्ट आने तक का लगता है। यहाँ से हमें जाने देने का मतलब है कि यहाँ पक्का दंगे हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ कई लोग मरे हैं, उसके बाद तो ऐसा करना ही था। कल तक का टाइम दिया गया है। तुम कब जाने वाले हो? प्रतीक कहता है, कल ही जाऊंगा। ऋषि और संकेत वहां से दोपहर तक निकल जाते और प्रतीक भी वक्त देखते हुए वहां से उस अनजान लड़की से मिलने के लिए निकल जाता है जिसने उसके राज को पता लगा लिया था। प्रतीक उस लड़की के बताए गए एड्रेस के अनुसार वहां पहुंच जाता है और उसे वह रेस्टोरेंट दिखाई देने लगता है। प्रतीक जब उसके अंदर घुसता है तो पाता है कि वहां कोई भी नहीं था। तभी प्रतीक को एक आवाज आती है जिसे सुनकर जब प्रतीक पीछे देखता है तो शॉक हो जाता है।
प्रतीक जब उस आवाज की तरफ देखता है तो एक खूबसूरत लड़की टेबल के ऊपर अपने पैरों को रखकर प्रतीक की तरफ देख रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि एक पल के लिए तो प्रतीक भी उसमें खो सा गया था। वो लड़की अपने पैरों को नीचे करते हुए स्माइल करते हुए कहती है, तुम पूरे 20 मिनट लेट हो। प्रतीक उसके आवाज से ही समझ गया था कि यह वही लड़की थी जिसने उसे फोन किया था। प्रतीक उसके पास पहुंचता है तो वह लड़की खड़े होते हुए कहती है, लगता है कि हम दोनों हमउम्र हैं, तो फिर आओ मेरे पीछे पीछे। प्रतीक उसके पीछे पीछे चलने लगता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। वो लड़की एक गाड़ी के अंदर बैठती है और उसके अंदर प्रतीक को बैठने का इशारा करती है। वह गाड़ी लग्जरियस थी, ऐसा लग रहा था वो लड़की काफी अमीर थी। वो लड़की गाड़ी चलाते हुए कहती है, मुझे तुमसे बहुत ही सारे सवाल पूछने हैं। इतने सवाल कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि कहाँ से पूछना शुरू करूँ। प्रतीक कहता है, पहले तुम कार ठीक से चलाओ। वो लड़की कार की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है, मजा आ रहा है न? रफ्तार के साथ काफी मजा आता है। कार की स्पीड 160 थी जिसे देखकर प्रतीक की हालत खराब हो गई थी। प्रतीक को ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने एक छोटी सी भी गलती की तो सीधा मारे जाते। लड़की कार को शहर से बाहर लेकर जाती हैं और एक गेट के अंदर घुसा देती हैं। पहले तो प्रतीक को वह कोई सड़क लगी थी, लेकिन बाद में वह एक बड़े से घर जो इतना बड़ा था कि उसमें 4 से 5 बड़े बंगले आसानी से घुस सकते थे, जिसमें उसने मनोज को मारा था। गाड़ी को रोकते हुए वह लड़की प्रतीक को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है और प्रतीक खुद ब खुद नीचे उतर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो लड़की कहती है, तो मिस्टर प्रतीक एंथनी शॉक लग रहे हैं आप। प्रतीक कहता है, तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की कहती है, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई। मेरा नाम है राधिका अरोड़ा। ये जगह देख रहे हो मेरी है। यहाँ मैं अकेले रहती हूँ, एक आया और 2 नौकरों के साथ जो मेरे लिए खाना और बाकी चीजों का ध्यान रखती हैं, और एक गार्ड जिसे बाहर देखा होगा। 2 कार हैं और बैंक में 300 करोड़। अब और क्या चाहिए जीने के लिए? प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या बकवास है? ये क्यों बता रही हो मुझे, और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? राधिका कहती है, आओ मेरे पीछे। राधिका अंदर जाते ही एक नन को गले लगाते हुए कहती है, मेहमान आया है, आपको इसके लिए 15 दिनों के लिए रहने का इंतजाम करना है। वो नन हाँ कहते हुए वहां से चली जाती हैं। प्रतीक को उसे घूरते हुए देखकर राधिका कहती है, ये मेरी आया। मुझे मॉम डैड के मरने के बाद पालकर इतना बड़ा किया है। प्रतीक कहता है, मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ। राधिका कहती है, क्यों नहीं रहने वाले हो? प्रतीक कहता है, किसी अनजान के घर में नहीं रह सकता हूँ। राधिका प्रतीक को एक रूम में ले जाते हुए कहती है, ये रहा मेरा कमरा। प्रतीक कहता है, मैं तुम्हें कुछ और कह रहा हूँ लेकिन तुम कुछ और ही करती जा रही हो। तभी राधिका गेट बंद कर देती है, जिसे देखकर प्रतीक कहता है, क्या कर रही हो तुम? राधिका एक दीवार की तरफ जाते हुए कहती है, ऐसे मत देखो। इज्जत नहीं लूटने वाली हूँ मैं तुम्हारी। दीवार के ऊपर लगे हुए एक लीवर की नीचे करती हैं और उसके बाद दीवार का एक हिस्सा पीछे जाकर साइड में चला जाता है। वह प्रतीक को अंदर आने का इशारा करती हैं। प्रतीक जब अंदर जाता है तो शॉक हो गया था। वहाँ 4 स्क्रीन थी और एक बड़ा सा सेटअप था। प्रतीक को हर तरफ देखते हुए देखकर राधिका कहती है, कैसा लगा? प्रतीक कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ, इंजीनियर नहीं। राधिका कहती है, हाँ वह तो है, लेकिन मैं न तो डॉक्टर हूँ और न ही इंजीनियर, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ कंप्यूटर से। ये कहते हुए वह कंप्यूटर को किस करने लगती हैं। ये देखकर प्रतीक अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। प्रतीक मन ही मन कहता है, ये लड़की या तो मेंटली अनस्टेबल है या फिर इसका दिमाग बच्चों की तरह सोचता है। छोटी बच्ची लग रही यह मुझे। अपने आप को इस तरह से देखे जाते हुए देखकर राधिका वह करना बंद करती हैं और प्रतीक से कहती हैं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ये सुनते ही प्रतीक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहे। एक अनजान लड़की जिससे वह 2 मिनट पहले मिला था, वह उससे ऐसा सवाल पूछ रही थी।
प्रतीक कहने की कोशिश करता है, तभी राधिका रोकते हुए कहती है, पता चल गया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, होगी भी नहीं। प्रतीक कहता है, क्यों नहीं होगी। राधिका अपनी आंख बड़ी बड़ी करते हुए अपना चेहरा प्रतीक के पास लाते हुए कहती है, एक मर्डर करने वाले को अपना बॉयफ्रेंड कौन सी लड़की बनाएगी। कहीं तुमने नींद में उसका खून कर दिया तो। इससे पहले कि प्रतीक कुछ कह पाता वह कहती है, कहीं तुम यहाँ मुझे मारने तो नहीं आए हो ना। प्रतीक उसके चेहरे को दूर हटाते हुए कहता है, क्या चाहती हो तुम मुझसे। वह प्रतीक को बैठने का इशारा करते हुए कहती है, साथ देना चाहती हूँ तुम्हारी। प्रतीक कहता है, आखिर क्यों। मुझसे इससे बदले में तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा ना। राधिका कहती है, हाँ चाहिए तो सही, क्या दे पाओगे। प्रतीक उसके फ्लर्टिंग अंदाज से थोड़ा परेशान हो गया था। राधिका कहीं से भी सीरियस टाइप की लड़की नहीं थी, वो हर एक चीज को हंसी मजाक में लेती थी। इतने वक्त में प्रतीक इतना तो समझ ही चुका था। राधिका एक स्नैक्स का पैकेट फाड़ती है और प्रतीक की तरफ बढ़ाती है, लेकिन प्रतीक मना कर देता है। वो खुद खाते हुए कहती है, बात उस वक्त की है जब मैं 6 साल की हुआ करती थी। मेरी भी एक फैमिली थी और पैसा था। पापा का अंडरवर्ल्ड में नाम था। उनका सामना एक चर्चित गुंडे से हुआ और उसने मेरे पूरे परिवार को मार दिया और मुझे छोड़ दिया, ये कहते हुए कि किसी को तो रोने के लिए पीछे छोड़ दो। दौलत के नाम पर बस ये बंगला है और मेरे बैंक अकाउंट में रुपए। ये सुनकर प्रतीक मन ही मन कहता है, ये लड़की बहुत ही बड़ी साइको है। खानदान के मरने की बात नॉर्मली बता दी जैसे इसके लिए कोई बड़ी बात हो ही ना। इससे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। प्रतीक कहता है, अच्छा तो फिर उस गुंडे ने तुम्हारे पैसे क्यों नहीं लिए। राधिका कहती है, यह अच्छा सवाल है लेकिन इसका जवाब आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। टू बी कंटिन्यूड।